कंधे की अकड़न, जिसको हम सामान्य भाषा में फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, इसके और भी कई सारे नाम हैं, जिसके अंदर पेरी आर्थराइटिस शोल्डर या फिर अधेसिव कैप्सुलाइटिस भी होती है। अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी का सबसे मोबाइल जॉइंट है हमारा शोल्डर जॉइंट। यह एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है, जिसके अंदर बॉल होती है बेसिकली हमारे हाथ ह्यूमरस का हेड, और सॉकेट होता है हमारे स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी। इस बॉल को सॉकेट में रोकने के लिए बहुत सारे लिगामेंट और कैप्सूल चारों तरफ से लगे होते हैं, जो कि इस बॉल को सॉकेट के अंदर बनाए हुए रखते हैं। कई बार ये जो कैप्सूल होते हैं और ये जो लिगामेंट्स होते हैं, ये चिपकने लगते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारे कंधे का मूवमेंट है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसी बीमारी को हम फ्रोजन शोल्डर या पेरी आर्थराइटिस या एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर होने का जो मुख्य कारण है वह बेसिकली जो हमारे कैप्सूल हैं, एक नॉर्मल शोल्डर के मूवमेंट के अंदर जो कैप्सूल हैं वो दूर होते हैं, और वह केवल एक्सट्रीम में, जब शोल्डर होता है एक्सट्रीम मूवमेंट में ही उसके डिसलोकेशन को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। बेसिकली वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिससे कि हम अपना हाथ आसानी से हर डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। लेकिन कभी कभी अंदर शोल्डर जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या फिर बहुत दिनों तक हम हाथ को अगर नहीं हिलाते हैं, अगर हमारी कोई सर्जरी हुई है, या फिर डायबिटीज़ के अंदर ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि इन्फ्लेमेशन वगैरह होने से ये जो कैप्सूल है ये चिपक जाता है, और कैप्सूल के चिपकने के कारण जो मूवमेंट है वो नॉर्मल मूवमेंट नहीं हो पाता है। और कैप्सूल जब चिपक जाता है तो पेशेंट को पेन भी होता है, दर्द भी होता है, जिससे पेशेंट और भी ज़्यादा हाथ को नहीं चलाता, और जब पेशेंट अपने हाथ को नहीं चलाता तो वो और ज़्यादा चिपकना शुरू हो जाता है कैप्सूल, और ज़्यादा दिक्कत बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे पेशेंट का कैप्सूल पूरी तरीके से चिपक जाता है और पेशेंट बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाता। इसी स्टेज को हम फ्रोजन शोल्डर या पेरी आर्थराइटिस शोल्डर बोल देते हैं। फ्रोजन शोल्डर के जो लक्षण हैं वह बेसिकली तीन स्टेजेस में दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला होता है फ्रीजिंग स्टेज, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है कि हमें दर्द हमारा मेन सिम्टम होता है। पेशेंट के कंधे में लगातार दर्द बना रहेगा, और ये दर्द हो सकता है रात के समय ज़्यादा हो। जब हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान सारा हमारे दर्द पे चला जाता है और हमें दर्द ज़्यादा लगने लगता है। तो कई बार पेशेंट आते हैं जो केवल कंधे में कंटिन्यूअस दर्द की कंप्लेंट कर रहे होते हैं, और कुछ उनके कंधे की जो चाल है, जो कंधे का मूवमेंट है, वो कम हो चुका होता है। तो ये जो स्टेज होती है इसको फ्रीजिंग स्टेज बोलते हैं, और इसके अंदर मुख्य सिम्टम बेसिकली दर्द और कुछ रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट होता है। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं फ्रोजन स्टेज। फ्रोजन स्टेज के अंदर अगर देखा जाए तो पेशेंट का दर्द कुछ कम हो चुका होता है, लेकिन पेशेंट का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ही रुक चुका होता है, कंधा पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका होता है। जो बिल्कुल कैप्सूल हैं वो बिल्कुल चिपक चुके होते हैं, और बिल्कुल भी शोल्डर के अंदर मूवमेंट नहीं हो पाता है। यदि हम मूवमेंट की कोशिश भी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो ये जो स्टेज होती है इसको हम बोलते हैं फ्रोजन स्टेज। इसके अलावा एक तीसरी स्टेज भी होती है जिसको हम बोलते हैं थॉइंग स्टेज। थॉइंग स्टेज के अंदर क्या होता है, बेसिकली धीरे धीरे से अब कंधा जो जाम है वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होता है, और जब खुलना स्टार्ट होता है तो पेशेंट के दर्द में आराम भी रहता है, और धीरे धीरे पेशेंट का हाथ चल भी रहा होता है। लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस है, ये तीनों स्टेज है, ये 1 साल से लेकर 3 साल तक का समय लेती है पूरा होने में। तो इसके अंदर जो फ्रीजिंग स्टेज है वो करीब 9 महीने से लेकर 1 साल तक फ्रीजिंग स्टेज रह सकती है, जिसमें केवल दर्द हो रहा होता है पेशेंट को, और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट थोड़ा होता है। फिर करीब 1 साल तक फ्रोजन स्टेज भी रहती है, जिसके अंदर कंधा पूरी तरीके से जाम रहता है, और उसके बाद 1 साल में थॉइंग स्टेज आती है, जब धीरे धीरे वापस से जोड़ खुलना चालू हो जाता है और चाल वापस आने लगती है। फ्रोजन शोल्डर अपने आप ठीक हो सकता है और हो भी जाता है ठीक, लेकिन लंबा समय लेता है। करीब करीब 1 साल से लेकर 3 साल तक का समय ले सकता है ये फ्रोजन शोल्डर अपने आप ठीक होते होते, वो भी तब जब हम कसरत वगैरह लगातार करते रहें। तो बेसिकली जो तीनों स्टेज मैंने आपको बताई, फ्रीजिंग स्टेज, फ्रोजन स्टेज और थॉइंग स्टेज, इन्हीं तीनों से गुजरता हुआ कंधा ठीक होता है। और जब थॉइंग स्टेज आ जाती है, मतलब अब कंधा धीरे धीरे रिकवरी की तरफ वापस जा रहा है
और जो अधेशंस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, कैप्सूल फ्री हो रहा है और मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है ये, लेकिन ये 3 साल 4 साल तक का समय ले सकता है। जब भी हमें कंधे का दर्द हो तो तुरंत अपने निकटतम ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कंधे के दर्द के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसके अंदर रोटेटर कफ का टियर और शोल्डर पेरी आर्थराइटिस शोल्डर या फिर जिसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं वो भी हो सकता है। तो एक डॉक्टर ही बेटर आपको क्लियर बता पाएगा कि ये दर्द जो है ये आपके रोटेटर कफ टियर का दर्द है या फिर फ्रोजन शोल्डर का दर्द है। वो कुछ आपकी जांचें करेगा, कुछ आपका एग्जामिनेशन करेगा, जिससे कि वह डायग्नोसिस बना पाएगा कि ये दर्द किस तरह का है। क्योंकि जो रोटेटर कफ का टियर होता है उसका इलाज अलग है और जो फ्रोजन शोल्डर है उसका इलाज अलग है। तो हर कंधे के दर्द को फ्रोजन शोल्डर का दर्द नहीं समझना चाहिए, एक डॉक्टर के द्वारा उचित सलाह लेने के साथ ही उसका इलाज कराना चाहिए। फ्रोजन शोल्डर की डायग्नोसिस बेसिकली हम एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं। तो अगर आप कंधे का दर्द लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर बेसिकली आपकी कई तरह की जांचें कराएगा, जिसमें कि सबसे कॉमन जांच है एक्सरे। ये सबसे बेसिक जांच होती है किसी भी बीमारी के अंदर, हड्डियों के अंदर। तो सबसे पहले वो एक्सरे करा के देखेगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हड्डियों के अंदर। इसके अलावा एमआरआई की जांच भी कराई जाती है। एमआरआई का पर्पज़ ये देखना है कि ऐसा तो नहीं कोई और बीमारी है जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है, या हमारा रोटेटर कफ तो नहीं टियर हो गया है जिसकी वजह से हमें कंधे का दर्द हो रहा है। इसके अलावा डॉक्टर आपकी ब्लड शुगर और HbA1c का लेवल भी चेक करेगा, क्योंकि ये बीमारी जो फ्रोजन शोल्डर की बीमारी है ये डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत कॉमन मिलती है। तो आपका ब्लड शुगर स्टेटस क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बीमारी के अंदर। तो ये सारी जांचें एक डॉक्टर करवा सकता है जब आप कंधे का दर्द की शिकायत लेके जाएं फ्रोजन शोल्डर के लिए। फ्रोजन शोल्डर का जो इलाज है उसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है पेन को ख़त्म करना। अब पेन को ख़त्म करना बेसिकली हम पेन किलर के थ्रू पेन को ख़त्म करते हैं, लेकिन उसके बाद जो मेन स्टे है हमारे ट्रीटमेंट का वो है फिजियोथेरेपी। और फिजियोथेरेपी जब हम कंधे को जितना ज़्यादा चलाएंगे, कंधा हमारा जितना ज़्यादा चलेगा, तो जो चिपकन है, जो एडेशन बने हुए हैं वो उतने ही जल्दी ठीक होंगे, उतने ही जल्दी टूट जाएंगे और कंधा हमारा जल्दी फ्री हो जाएगा और जल्दी मोबाइल हो जाएगा। तो फिजियोथेरेपी हमें किसी भी सूरत में फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में रोकनी नहीं होती है। हाँ, रोकने के लिए पेशेंट फिजियोथेरेपी क्यों रोक देते हैं? क्योंकि उनको दर्द होता है मूवमेंट के दौरान। तो इसीलिए पेन किलर हम प्रिस्क्राइब करते हैं। विभिन्न तरह के पेन किलर आते हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। हमें पेन किलर खा के फिजियोथेरेपी करनी है, लेकिन फिजियोथेरेपी कभी भी नहीं रोकनी है, क्योंकि फिजियोथेरेपी हम जितना जल्दी करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे, उतने जल्दी ही हमारा ये जो फ्रोजन शोल्डर है ये ठीक हो सकता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे रेजिस्टेंट केसेस होते हैं जिनके अंदर फिजियोथेरेपी से भी आराम नहीं आता है। ऐसे केसेस के अंदर फिर हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी भी वैरायटी ऑफ तरीके की होती है, जिसके अंदर मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया, मतलब बेहोश करके कंधे के जो चिपकन है, जो अधेशन बने हुए हैं, उसको हम छुड़ा देते हैं कंधे का मूवमेंट करा के। तो एक तरीका, एक सर्जरी ये होती है। इसके अलावा आजकल दूरबीन विधि से भी सर्जरी की जाती है, जिसके अंदर हम कंधे की आर्थ्रोस्कोपी करते हैं और जो एडेशंस होते हैं उसको रिलीज़ कर देते हैं। इसके अलावा एक हाइड्रोडायलेशन नाम की टेक्निक भी आती है। इसके अंदर हम फ्लूइड डाल के कैप्सूल को फुला देते हैं और जो चिपकन है उसको छुड़ाने का प्रयास करते हैं। फ्रोजन शोल्डर के अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत बहुत ही कम केसेस में पड़ती है। मुश्किल से 1% केसेस के अंदर ही ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर केसेस जो हैं वो दवाई और उचित फिजियोथेरेपी के द्वारा ही ठीक हो सकते हैं। इसीलिए ऑपरेशन की ज़रूरत सामान्यतः नहीं पड़ती है। बहुत ही रेयर केस में जाके ही फ्रोजन शोल्डर के मरीजों को सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन ही इनका मेन इलाज होता है। फ्रोजन शोल्डर के जो ऑपरेशन होते हैं उसकी रिकवरी में 3 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक का समय लग सकता है, लेकिन ये रिकवरी तब पॉसिबल होगी जब मरीज प्रॉपर तरीके से फिजियोथेरेपी करता रहेगा। क्योंकि फ्रोजन शोल्डर जो बीमारी है उसके अंदर एक समस्या ये है कि यदि हम सक्सेसफुली सर्जरी कर भी दें तो भी वापस कैप्सूल के चिपकने की समस्या बनी रहती है। और इस समस्या से निपटने का एक ही इलाज है कि पेशेंट अपने कंधे को गतिमान बनाए रखे, पेशेंट फिजियोथेरेपी कंटिन्यूअसली करता रहे। जब पेशेंट फिजियोथेरेपी कंटिन्यूअसली करता रहेगा तो सर्जरी के रिजल्ट अच्छे आते हैं, क्योंकि जो चिपकने की टेंडेंसी होती है सर्जरी के बाद वो कम हो जाती है और
फिर फ्रोजन शोल्डर नहीं हो पाता। तो देखा गया है कि जो लोग सर्जरी के बाद अगर फिजियोथेरेपी कम करते हैं तो उनके अंदर रिकवरी होने में बहुत लंबा समय लग सकता है, या फिर हो सकता है कि समस्या का समाधान पूरी तरीके से ना हो पाए। लेकिन जो लोग बहुत अच्छे तरीके से फिजियोथेरेपी करते हैं ऑपरेशन के बाद, उनके अंदर फिर रिकवरी आज जल्दी हो जाती है, प्लस दोबारा फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। तो फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जरी के बाद अगर फिजियोथेरेपी अच्छे से करी जाए तो हम जल्दी रिकवरी कर सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो रिकवरी कम भी हो सकती है या फिर डिले भी हो सकती है। तो फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जरी के बाद। 3 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक का समय ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या स्टेटस था, क्या बीमारी थी, कितनी ज़्यादा बीमारी थी, कितना ज़्यादा अधेशंस बने हुए थे उसके अंदर, और कितना अधेशंस छुड़ाए गए हैं। क्योंकि जो कसरतें हैं वो बहुत ही सामान्य कसरतें हैं, वो हम घर के अंदर भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके अलावा घर के अंदर हम हॉट फोमेंटेशन कर सकते हैं। हम गर्म तौलिए से या हॉट पैक लगा के कंधे की सिकाई कर सकते हैं, और उस सिकाई करने के बाद हम कंधे को अगर चलाएं तो हमारा काफ़ी कुछ आराम मिल सकता है हमें फ्रोजन शोल्डर से। फ्रोजन शोल्डर से बचने के लिए सबसे पहले कि हमें अपने शोल्डर को हमेशा एक्टिव रखना है और मूवमेंट करते रहना है। हमें कभी भी अपना मूवमेंट बंद नहीं करना है। अगर हमारी कोई मेजर सर्जरी हुई है तो उसके बाद भी डॉक्टर से उचित सलाह लेके, अगर हम अपने कंधे को कैसे कैसे मूवमेंट कराना है ये हम अपने डॉक्टर से सलाह लेके धीरे धीरे उसका मूवमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को फिजियोथेरेपी रेगुलर करनी चाहिए अपने कंधों की, ताकि उनका कंधा चलता रहे और उनके अंदर अधेशंस जो हैं वो नहीं बनने पाएँ।